Dear student, now we are going to discuss one of very important topic of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Earlier it was CRPC. The name of the topic is Security for Keeping Peace and Good Behavior. If you see the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, it is chapter 9, section 125 to 143. Earlier under the CRPC, chapter 8, section 106 to 124 of the CRPC. It is very big chapter. We have to go into the details of each and every problem under this chapter. So for the study point of view, we have divided all the topic into the 4 category. Under first category, which is very important, we will discuss the security for what, and the next segment we will discuss the procedure for this security, thereafter the inquiry, and fourth segment we will discuss the power of the court. Let us move to the security under section 125 to 129 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. सिक्योरिटी किस बात की दी जाएगी, इसके संबंध में 5 सेक्शन 125 से लेकर 129 तक के बारे में प्रावधान किया गया है. कभी कभी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिससे कि समाज को ब्रीच ऑफ पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग होने का खतरा होता है. ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस संहिता में प्रावधान किए गए हैं. इफ यू सी द डिटेल्स ऑफ दिस चार्ट फ्रॉम 125 to 129, then you will be able to understand the basic concept of the this part. अगर आप देखें तो सेक्शन 125 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो जिससे कोई कन्वेक्शन होने जा रहा है, इफ यू सी द क्लियरली रीड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यदि कोर्ट ऑफ सेशन को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने जा रहे हैं और या फिर उस ऑफेंस के लिए जो सबसेक्शन 2 में बताए गए, यानी कि इस 125 के सबसेक्शन 2 में कुछ ऑफेंस के बारे में बताया गया. वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन दैट कि अगर उस ऑफेंस का या तो अबेट किया जा रहा है या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी लेना जरूरी है जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके, तो कोर्ट ऐसे मामले में सेंटेंस पास करते समय जब वो सेक्शन 125 के सब क्लास 2 में जो ऑफेंस बताए गए हैं उस ऑफेंस में अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेक्शन किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर पास करते समय ही वो बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकेगा, यह आदेश देते हुए कि ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम 3 वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा. अब आइए देखिए सेक्शन 125 सब क्लॉज 2 में कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसमें कि कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कन्विक्ट करते समय बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरा सकेगा. ये ऑफेंस है. पहला अगर आप देखें तो ऐसा ऑफेंस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 11 में शामिल है, और लेकिन इस चैप्टर में शामिल धारा 193 और 196 और धारा 197 को इसमें एग्जाम कर दिया गया. यानी 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो इस चैप्टर 11 में बताए गए हैं जो कि एग्जाम किए गए हैं. बाकी सारे चैप्टर के जो जितने भी सेक्शन हैं वो उसके लिए कन्विक्शन के समय पीस जो है बॉन्ड भराया जा सकता है. दूसरा है कोई ऐसा ऑफेंस जो असॉल्ट या यूजिंग क्रिमिनल फोर्स या कमिटिंग मिसचीफ से संबंधित है, उसके लिए भी बॉन्ड भराया जा सकता है. या ऐसे ऑफेंस जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है. या चौथा है अपराध के कारण अगर बीच ऑफ पीस उपरोक्त के किसी अन्य ऑफेंस के कारण अगर कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास जो है वो उस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर पारित करेगा
या जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर ऐसा पारित किया जाता है वो अगर वो कोर्ट में अगर अपीलेट कोर्ट में जाता है और अपीलेट न्यायालय उस कंडीशन को सेट साइड कर देती है तो वो बॉन्ड जो है स्वतः ही ऑटोमेटिकली वो वाइड हो जाएगा। अब ये सेक्शन 126 और जो अर्लियर 107 में बात की गई है कि एनी अदर ऑफेंस कीपिंग पीस फॉर अदर केसेस, यानी कि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई और ऑफेंस में अगर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन द अदर ऑफेंस, जब एजुकेटेड मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति बीच ऑफ पीस कमिट कर सकता है या शांति भंग कर सकता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे कि पीस जो है डिस्टर्ब होगी या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को शो कॉज कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि क्यों ना उसके खिलाफ जो है वो बेल बॉन्ड या बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए, जिससे कि और ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम जो है वो 1 साल की अवधि तक का किया जा सकता है और लिया जा सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो सेक्शन 125 में 3 साल तक के लिए कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है या अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो है वो बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरा सकता है, जबकि सेक्शन 129 में भी 3 साल की बात की गई है। बाकी सेक्शन 126, 7, 8 में जो है वह 1 ईयर की बॉन्ड लेने की बात की गई है। और दूसरा जो अंतर दिख रहा है कि सेक्शन 125 में कन्विक्शन के समय कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी को पावर है, जबकि और सारे जगहों पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या एडीएम या एसडीएम को ये पावर दे रखी गई है। यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात सेक्शन 126, 127, 128 और 129 में नहीं की गई है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो अगर आप देखें तो 126 में जो वी वर डिस्कसिंग दैट कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि जो कि पीस को डिस्टर्ब कर रहा है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे 1 साल तक के लिए बॉन्ड बेल बॉन्ड या बॉन्ड को भराया जा सकता है। जबकि 126 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग सेक्शन 126 सब क्लॉज 1 में हो रही है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि बीच ऑफ पीस या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो इससे यहाँ पर बॉन्ड भराया जा सकता है। जबकि सेक्शन 127 की अगर बात करें तो यहाँ पर इस दोनों में कीपिंग पीस की बात हो रही है, जबकि 127, 8 और 9 में जो है वो गुड बिहेवियर की बात की जा रही है कि यानी 127 में अगर आप देखें तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर ए पर्सन डिसेमिनेटिंग सीडिशियस मैटर। अगर आप सेक्शन को देखें तो यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि उसके लोकल जुडिशन में या लोकल जुडिशन नहीं भी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति या तो मौखिक या लिखित रूप से या किसी और मैनर से इंटेंसली या आशय के साथ जो है कोई ऐसे मटेरियल को डिसिमिनेट करता है या डिसिमिनेशन का अटेम्प्ट करता है या एबेट करता है। कैसे मटेरियल है? ऐसा कोई मैटर जो यदि प्रकाशित किया जाए तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 100 या 196 या 197 या सेक्शन 299 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, या फिर वो व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे कि न्यायाधीश को जो अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन का कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध होने को जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन आपराधिक अवित्यास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या डिफेमेशन की श्रेणी में आ रहा है, या फिर बीएनएस की धारा 294 के अंतर्गत कोई ऑफेंस मैटर को बनाता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसका प्रकाशन करता है या उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है या सेल करता है या रेंट पर देता है, भाड़े पर देता है या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी स्थितियों में मजिस्ट्रेट जो है वो उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि मैटर पर प्रोसीड करने का, तो ऐसे व्यक्ति को वो मजिस्ट्रेट जो है शोकाज करेगा, उससे पूछ सकता है कि क्यों ना उसे
बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए ताकि वो गुड बिहेवियर जो है मेंटेन कर सके। और ये बॉन्ड जो है अधिकतम 1 साल तक का हो सकता है। उसी तरह से अगर आप सेक्शन 128 को देखें तो यहाँ पर बात की गई है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम ए सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड का पर्सन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिस पर कि कोई शक हो। यदि इसके अंतर्गत ये इस धारा में कहा गया है, सेक्शन 128 में कहा गया है कि यदि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है, यहाँ सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर उसके लोकल जुडिक्शन में एक व्यक्ति जो है जो अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है या यह भी रीजन टू बिलीव है कि वह व्यक्ति इस वजह से अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है ताकि कोई वो कॉग्निबल ऑफेंस कमिट कर सके, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को शो कॉज कर सकेगा और उससे पूछ सकेगा कि तुम्हारे खिलाफ कोई ना बॉन्ड या एग्जीक्यूटिव या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाए ताकि जिससे कि तुम्हारे गुड बिहेवियर के लिए अधिकतम 1 साल तक का जो है वो बॉन्ड भराया जा सकता है। जहाँ तक सेक्शन 129 की बात की गई है तो यहाँ गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल पर्सन की बात की गई है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल जुडिक्शन में कोई व्यक्ति जो हैबिचुअली लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचित यानी रॉबर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थेफ्ट है, चोर है या फॉर्जर है, कूटरचयिता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुराई संपत्ति का या जिसे वो चुराई संपत्ति जानता है उसके बावजूद भी चुराई संपत्ति को रखता है या प्राप्त करता है, या कोई व्यक्ति जो हैबिचुअल जो चोरों की संरचना करता है उसको प्रश्रय देता है या उसकी चुराई संपत्ति को छिपाने या बयान करने या डिस्पोज ऑफ करने में वो मदद या सहायता करता है, या चौथा है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ ए ऑफेंस ऑफ ए किडनैपिंग, यानी कोई व्यक्ति अभ्यासतः जो है वो अपहरण या एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, चीटिंग या फिर मिसचीफ या एनी अदर पनिशेबल ऑफेंस जो है जो चैप्टर 10 के अंतर्गत बीएनएस के चैप्टर 10 के अंतर्गत जो अपराध है, या फिर सेक्शन 178, 179, 180, 181 के तहत इस संहिता के तहत अपराध है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कृत करता है, या नेक्स्ट जो सब सेक्शन है उसमें कहा गया है कि हैबिचुअली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग, कोई ऐसा कार्य करता है या उसका अटेम्प्ट करता है या उसको उत्प्रेरण करता है जिससे कि पीस को यानी ब्रीच ऑफ पीस होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, नेक्स्ट सबसेक्शन में कहा गया है कि या कोई ऐसा व्यक्ति इतना खतरनाक है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया गया तो वो पब्लिक के लिए खतरनाक है। उपरोक्त स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को शोकाज करेगा और उससे पूछेगा कि क्यों ना उसके खिलाफ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेल बॉन्ड की बात कही है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जबकि सेक्शन 125 to 126, 127, 128 में बॉन्ड या बेल बॉन्ड की बात की गई है, लेकिन 129 में यानी जहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर की बात की गई है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेल बॉन्ड की बात की गई है कि उस व्यक्ति से पूछेगा कि क्यों ना उसके खिलाफ बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए। और ये बेल बॉन्ड जो है लगभग वो मैक्सिमम 3 वर्ष की अवधि तक का जो है वो बेल बॉन्ड जो है मजिस्ट्रेट उसको इससे एग्जीक्यूट कराने का आदेश दे सकता है। जहाँ तक सेक्शन 100 यहाँ तक जो 5 सेक्शन है वो उस स्थितियों को बताते हैं कि कब एक कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या अपीलेट कोर्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति से बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरा सकता है, जबकि सेक्शन 111 यानी सेक्शन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 और जो अर्लियर जो है सीआरपीसी की धारा 111 में कहा गया है कि उपरोक्त जो है सेक्शन 16, 125 to 126, 127, 128, 129 का जो ऑर्डर अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जेएमएफसी या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है, ये ऑर्डर जो है वो राइटिंग में होगा यानी रिटेन में ऑर्डर होगा, और इस ऑर्डर में
कितनी अमाउंट की मात्रा में सिक्योरिटी ली जाएगी उस अमाउंट का भी मेंशन होगा, कितने टर्म के लिए उसे रिलीज किया जाएगा, यानी कि जो पीस और गुड बिहेवियर का जो उसे ऑब्जर्व करना है वो कितने सालों तक, यानी कि सेक्शन 1 to 5 में 3 साल, सेक्शन 1 to 9 में भी 3 साल, बाकी सारे सेक्शन में एक एक साल का जो बॉन्ड या एग्जीक्यूटिव बॉन्ड या जो कि पीस और गुड बिहेवियर के लिए लिया जाएगा वो कितने अवधि के लिए लिया जाएगा, और सिक्योरिटी का करेक्टर क्या है, उसका क्लास क्या है, कितने व्यक्ति सिक्योरिटी होंगे, ये सारे चीज जो है वो धारा 130 यानी अर्लियर 111 के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया जाएगा। धारा 130 में ये बताया गया है कि जो ऑर्डर इन राइटिंग होगा, यानी कि जो जिस चीज के लिए सिक्योरिटी धारा 125, 26, 27, 28 या 29 में लिया जाएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो राइटिंग में मजिस्ट्रेट लिखेगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति से ये अपेक्षा करेगा कि वो जो है वो व्यक्ति बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराए, या सिक्योरिटी के साथ या बगैर सिक्योरिटी के। इस आशय का ऑर्डर जो है वो उस आशय का ऑर्डर जो है वो राइटिंग में होगा, प्लस उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लिखा गया है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है वो सूचित करेगा, नोटिस के साथ सूचित करेगा, और जब वो नोटिस के साथ सूचित करेगा तो वो ऑर्डर भी उसके साथ भेजेगा। उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ऑर्डर में लिखा उस ऑर्डर में वैसे ही चीज़ जैसे लिखी जाएगी जैसे कि अगर आप जो 211 में जो चार्ज जब मजिस्ट्रेट फ्रेम करता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है उसके उस चार्ज में जो है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है कि किस ऑफेंस के खिलाफ उसके खिलाफ चार्ज लगाया, कब हुआ, वो ऑफेंस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसने कौन सा भूमिका निभाई, सब सारी चीज़ें चार्ज में लिखी जाती है। ठीक उसी हालांकि चार्ज नहीं है, लेकिन जो चीजें यहाँ पर उस ऑर्डर में लिखी जाएगी बेल बॉन्ड के ऑर्डर में, उस सारी चीजों को, जैसे कि सूचना उसे कैसे प्राप्त हुई, मजिस्ट्रेट को ये सूचना कैसे प्राप्त हुई, उस सूचना का नेचर क्या था, मजिस्ट्रेट कितने रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहता है, उस बॉन्ड की वैधता कितने समय तक की रहेगी, और कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है, उस सिक्योरिटी का कैरेक्टर के बारे में, सिक्योरिटी किस व्यक्ति से ली जाएगी, इसका डिटेल उल्लेख जो है इस ऑर्डर में, यानी कि जो 130 का ऑर्डर है उस ऑर्डर में उसका उल्लेख किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है ये पार्ट ए की विषय वस्तु थी। नाउ वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस लेड डाउन अंडर द पार्ट सेकेंड। इसी टॉपिक का जो पार्ट सेकेंड जो हम लोगों ने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, पार्ट सेकेंड में प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। यानी प्रोसीजर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर धारा 131 न्यू सेक्शन है, उसकी 131 से लेकर जो है 134 तक की धारा जो है वो प्रोसीजर से संबंधित है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि ये जो सिक्योरिटी जिस चीज के ली गई है उसका प्रोसीजर कैसे होगा। प्रोसीजर में धारा 131 में कही गई है कि अगर जो व्यक्ति जिसके खिलाफ इस तरह का ऑर्डर पारित किया गया है अगर वो कोर्ट में मौजूद होता है तो उस ऑर्डर को उसे पढ़ के सुनाया जाएगा, और अगर वो व्यक्ति चाहेगा तो उस ऑर्डर को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, धारा 131 कहती है। धारा 132 में ये कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पारित किया गया है ये कोर्ट में मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है उसके विरुद्ध जो है वो सम्मन इशू कर सकता है, और यदि वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो उसके विरुद्ध वारंट भी इशू कर सकता है। उस केस में भी वारंट इशू कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर वारंट इशू नहीं किया गया तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति भंग कर सकता है। लेकिन यह सूचना जो उसे मिली है वो उस ऑर्डर में जो है वो रीजन ऑफ रिकॉर्ड जरूर करेगा कि क्यों उसके खिलाफ समन या वारंट जारी किया जा रहा है। धारा 133 में कहा गया है कि ये जो समन या ऑर्डर जो है समन या वारंट जो है जो धारा 132 के में अगर वो कोर्ट में एब्सेंट नहीं है तो अगर उसके घर भेजा जा रहा है समन या वारंट तो उस समन या वारंट के साथ जो है वो सेक्शन 130 में जो ऑर्डर की कॉपी होगी, रिटर्न की कॉपी होगी, उस कॉपी को उस समन या वारंट के साथ जरूर अटैच किया जाएगा।
धारा 134 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट पावर टू डिस्पेंस पर्सनल अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन, यानी कि अगर आप देखें तो इस सेक्शन में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ जो है ये ऑर्डर पारित किया गया है उसे पर्सनल अपीयरेंस से मुक्त कर सकता है। उसे कह सकता है कि अगर वो चाहे तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से, अपने प्लीडर के माध्यम से भी वो कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। अगर वो कोर्ट में अदरवाइज उपस्थित नहीं होना चाहता है तो अपने प्लीडर या अधिवक्ता के माध्यम से भी वो उपस्थित हो सकता है, यानी कि पर्सनल अपीयरेंस से उसको डिस्पेंस कर सकता है। तो ये जो है सेक्शन 131 से लेकर 134 तक में प्रोसीजर की बात की गई है। अब आइए यहाँ पर तीसरे पार्ट में जो है हम लोग इंक्वायरी देखेंगे कि इस जो सिक्योरिटी फॉर पीस और गुड बिहेवियर की जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, इसके संबंध में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के संबंध में कौन कौन से प्रावधान बनाए गए। यानी इंक्वायरी के संबंध में अगर आप देखें तो सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 139 तक के प्रावधान इंक्वायरी के संबंध में है। अगर आप देखें तो जो मेजर सेक्शन है वो सेक्शन 135 है, जो अर्लियर सीआरपीसी की धारा 116 है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने जो सूचना उसे किसी व्यक्ति के खिलाफ मिली है जिसके खिलाफ शांति भंग या गुड बिहेवियर या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वायलेट करने का आरोप है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो चाहे तो इंक्वायरी करा सकता है। अगर आप इस सेक्शन को देखें तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में अपीयर हुआ है, चाहे समन देकर या वारंट देकर, उसे शोकाज देकर उसको कोर्ट में बुलाया गया है और तुरंत उसके खिलाफ कोई एक्शन, जब वो अपीयर होता है तो मजिस्ट्रेट तुरंत उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि व्यक्ति को पहले कोर्ट में बुलाया जाता है और पहले उसकी बात सुनी जाती है, और जब कोर्ट में उसको मजिस्ट्रेट बुलाएगा तो यहाँ पर जो है वो जो उसके खिलाफ जो एलिगेशन है उसकी सत्यता को जानने के लिए जो है वो इंक्वायरी करा सकता है। और ये इंक्वायरी क्यों कराएगा कि जो सूचना उसे मिली है क्या वो सही है या नहीं है, और इस इंक्वायरी कराने के दौरान जो है वो जो है अलग से एविडेंस भी ले सकता है, और वो एविडेंस वैसे ही लेगा जैसे कि समन मामलों में एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक उसी तरह से ये एविडेंस को रिकॉर्ड भी कर सकता है। साथ ही साथ इस जो सब सेक्शन इस में कहा गया है, यानी धारा 135 के सब सेक्शन में कहा गया है कि इंक्वायरी के प्रारंभ और उसके समाप्त होने से पहले, यानी कि जब इंक्वायरी प्रारंभ हो रही है और जब वो समाप्त हो रही है, इस बीच के दौरान अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इमीडिएट मेजर आर नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, अगर ऐसी स्थिति है कि वो व्यक्ति पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच कर सकता है, पीस को ब्रीच कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है रीजन को रिकॉर्ड करते हुए उस व्यक्ति को निर्देशित करेगा जिसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर निकाला गया है कि वो सेक्शन 130 में कि वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करे फॉर द कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, जब तक कि इंक्वायरी समाप्त नहीं होती। यानी कि इंक्वायरी प्रारंभ होते ही वो उस व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी गुड बिहेवियर को मेंटेन करने, ऑब्जर्व करने के लिए वो बॉन्ड या बॉन्ड एग्जीक्यूट करे। अगर वो बॉन्ड ऐसा या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कस्टडी में रखा जाएगा। धारा 136 में कहा गया है कि अगर इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एलिगेशन उस व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया है या जो सूचना उस व्यक्ति के खिलाफ मिली है वो सूचना जो है वो सही है, अर्थात व्यक्ति से कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड करना अत्यंत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर निम्न शर्तों के अधीन पास कर सकते हैं। ये शर्त यह है कि बॉन्ड की सिक्योरिटी उतनी ही होगी जितना 130 में जो ऑर्डर पारित किया गया है वो रिटेन में वो और जो शर्तें लगाई गई हैं उस शर्त के अधीन होगी, यानी उससे ज़्यादा 130 में जो बॉन्ड की रकम लिखी गई है उससे ज़्यादा की बॉन्ड उसे नहीं भरवाया जाएगा। साथ ही साथ केस की परिस्थितियों के आधार पर ही सिक्योरिटी अमाउंट फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा यानी एक्सेसिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता। धारा 137 में कहा गया है कि
अगर डिस्चार्ज अ पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट, जिस धारा 135 में, यानी इस धारा में इंक्वायरी करने के दौरान अगर ये जांच पे साबित हो, जांच के दौरान या इंक्वायरी की रिपोर्ट आने पर ये साबित नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो जांच की गई है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, तो मजिस्ट्रेट इस आशय को रिकॉर्ड करते हुए ऐसे व्यक्ति को जो यदि वो जांच के प्रयोजनों के दौरान वो कस्टडी में रखा गया है तो उसे तुरंत रिलीज कर देगा, और यदि वो कस्टडी में नहीं है, बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 2 सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर होता है कि इंक्वायरी 135 में कराएगा। इंक्वायरी के बाद अगर लगता है कि कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्राप्त हुई है वो सूचना सही है, यानी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना जाना चाहिए पीस एंड गुड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट जो है 136 में बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा। और अगर उसको इंक्वायरी के बाद लगता है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि इंक्वायरी के दौरान वो कस्टडी में है, तो ऐसी स्थिति में धारा 137 के अंतर्गत उसे तुरंत वो रिलीज कर देगा। यानी अगर बाहर भी है तो उसे तुरंत वो डिस्चार्ज कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कब इस बॉन्ड फॉर पीस और सिक्योरिटी गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने का जो बॉन्ड भराया गया उसकी अवधि कब से प्रारंभ होगी। यानी कि अगर हेडिंग देखें तो धारा 138 की जो हेडिंग है वो है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो सेक्शन इन 125 से लेकर 29 तक में कोई ऑफेंस कारित करने के लिए मान लीजिए 5 साल या 7 साल की सजा हो गई है और 7 साल के दौरान वो जेल में है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति से साल भर का बॉन्ड लिया जाता है तो ये बॉन्ड का जो अवधि होगी वो प्रारंभ तब होगी जैसे ही 5 या 7 साल की जो सजा वो काट चुका है, उसके बाद ये इस अवधि का कमिटमेंट प्रारंभ होगा। या फिर अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक वो या एक तो ये होगी कि जेल में जितनी अवधि रहेगा उस अवधि के बाद जो है वो बॉन्ड फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर का जो पीरियड है वो समाप्त प्रारंभ माना जाएगा। और यदि ऐसा अन्य केसेस में जो है ये कमेंसमेंट तब से प्रारंभ होगा जब मजिस्ट्रेट जो है इस बात को अपने ऑर्डर में मेंशन करे। जहाँ तक 139 है जो लास्ट सेक्शन है इंक्वायरी का, वो कंटेंट ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएगी। यानी कि बॉन्ड यदि एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो पीस ऑफ गुड बिहेवियर के लिए यदि उसने पीस या गुड बिहेवियर के लिए उसने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, और अगर उसने कोई फिर से अपराध कमिट कर दिया है या उस किसी अपराध को कमिट करने का अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा उसने बॉन्ड या बेल बॉन्ड का ब्रीच किया है, और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है उसे पुनः जो है वो कस्टडी के भीतर भेज देगा। तो 139 में ये बात की गई है कि कंटेंट ऑफ द बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड का में जो कंटेंट है अगर कोई व्यक्ति उस कंटेंट को वायलेट करता है, यानी कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उसको वायलेट करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट में भेज देगा। यहाँ पर जो बात की गई है 4th सेगमेंट में वी विल डिस्कस द पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट को कौन कौन से पावर दिए गए हैं सेक्शन 140 से लेकर 143 में, यानी 4 सेक्शन ऐसे हैं जो कोर्ट के पावर की बात करता है सिक्योरिटी के संबंध में। अगर आप सेक्शन 140 को देखेंगे तो कोर्ट के पास पावर है कि वो सिक्योरिटी जो पीस एंड गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया है उस सिक्योरिटी को वो लेने से मना कर सकता है। अगर आप सेक्शन 140 की वर्डिक्ट को देखेंगे तो पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटी की बात करता है कि कौन कौन से सिक्योरिटी किस सिक्योरिटी की बात करें। जिस व्यक्ति को कोर्ट में ऑर्डर दिया गया है कि वो सिक्योरिटी लाने के लिए, यदि वो व्यक्ति जिसे सिक्योरिटी बना के लाया गया है कोर्ट में वह खुद ही किसी क्राइम में इंडल्ज है, या फिर कोर्ट का पावर है कि इस व्यक्ति की जो सिक्योरिटी लेने से वो रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि सिक्योरिटी की जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो व्यक्ति सिक्योरिटी बनने के लिए कोर्ट में लाया गया है, यदि वो खुद ही अनफिट है
या उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, या कोई सिक्योरिटी ने किसी ऐसे व्यक्ति को की सिक्योरिटी दी है जो 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 सिक्योरिटी उस व्यक्ति को कोर्ट में लाने में असफल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट चाहे तो ऐसे सिक्योरिटी को कोर्ट जो है वो लेने में मना कर सकती है। लेकिन जब वो कोर्ट लेने से मना करती है तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट जो है वो अनफिट के रीजन को लिखेगी कि क्यों वो इस सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि या तो उसके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर का चार्जेस लगे, तब कई एफआईआर दर्ज है, या वो व्यक्ति ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन है, या कोई वो ऐसे व्यक्ति जो है वो फेथ नहीं है, कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बॉन्ड देने में अनफिट है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी लेने को से रिजेक्ट भी कर सकता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 141 में बात की गई है इम्पेजमेंट इन डिफॉल्ट। यानी कि इम्पेजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सिक्योरिटी लाने का ऑर्डर दिया गया है, यदि वो उस तारीख को या उस तारीख से पूर्व जिसके लिए सिक्योरिटी दी जानी है वो सिक्योरिटी को लाने में असफल हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को जो है इम्पेजमेंट में डाल देंगे। यदि वो व्यक्ति पहले से जेल में है तो उसे तब तक जेल में रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं भर देता है। यदि वो सिक्योरिटी बॉन्ड भरने में असफल होता है तो वो तब तक जेल में रहेगा जब तक कि सिक्योरिटी बॉन्ड में जो अवधि है, यानी 1 साल मैक्सिमम या 3 साल मैक्सिमम, उस अवधि को तब तक पूरा नहीं कर सकता है, तब तक वो जेल में रहेगा। इसी सेक्शन 141 के नेक्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि यदि व्यक्ति विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी वो दिया है, लेकिन उसने उस सिक्योरिटी के दौरान, यानी कि उसने कोई किसी व्यक्ति ने सिक्योरिटी कोर्ट ले रखी है, लेकिन वो सिक्योरिटी के दौरान भी वो पीस को ब्रीच करता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है मजिस्ट्रेट जो है उस रीजन टू रिकॉर्ड करने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। यानी कि बेशक उसने सिक्योरिटी दी है, लेकिन अगर उसने सिक्योरिटी का वायलेशन किया है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करके पुनः उसे जेल में डाल सकता है। यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है सिक्योरिटी 1 साल के लिए फर्निश करती है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट ने नहीं किया है, या तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है समन या वारंट देकर व्यक्ति को अरेस्ट करा सकता है, लेकिन वो अवधि जो है 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी। उसके बाद उस व्यक्ति को सेशन जज के सामने लाया जाएगा। सेशन जज उस व्यक्ति को एग्जामिन करेगा और वो देखेगा कि फर्दर जो है इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो उसे मंगवाएगा उस कोर्ट से, यानी उस मजिस्ट्रेट कोर्ट से जिसने उसने अरेस्ट करने का वारंट दिया था, और उस व्यक्ति को साथ ही साथ उस व्यक्ति को सुनने का अपॉर्चुनिटी हेयरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। यानी सेशन जज डिसाइड करेगा कि उसे बॉन्ड पर छोड़ा जाना है, उसके सुनने के बाद कि उसे बॉन्ड पर छोड़ा नहीं जाना है। यदि व्यक्ति सिक्योरिटी लाने में असफल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम जो है 3 साल की अवधि से ज़्यादा काल में जेल में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर एक बात और नेक्स्ट सेक्शन में बताई गई है, सब सेक्शन में, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पीस की सिक्योरिटी ली गई है और वो पीस की सिक्योरिटी देने में असफल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो उसे सिंपल इम्प्रिजन में रखा जाएगा। लेकिन यदि उसने गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी देने में असफल रहा है और वो मामला 127 के यानी गुड बिहेवियर फॉर सेडिशन का चार्ज लगा है, तो ऐसी स्थिति में उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर जो सिक्योरिटी वो जो है वो सेक्शन 128 में देने, यानी कि गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड पर्सन या गुड बिहेवियर फॉर इन हैबिचुअल ऑफेंडर में अगर वो सिक्योरिटी देने में असफल रहा है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, चाहे तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसके लिए दे सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम एक धारा 142 को देखेंगे तो धारा 142 जो है वो काफ़ी बड़ी धारा है। अगर धारा 142 की अगर आप हेडिंग को देखेंगे तो साथ हेडिंग में स्पष्ट कहा गया है, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो जेल में है
और जेल इसमें इसलिए है कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड देने में असफल रहा है, उसको जेल में रखा गया है। उसके बावजूद भी जो है वो उसे डीएम या सीजीएम जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। कब रिलीज कर सकते हैं? जैसे 142 में देखे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि 142 में 10 सब सेक्शंस है, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद ऑल ऑफ यू दैट इट इज अ वेरी बिग सेक्शन। वन बाय वन विल डिस्कस ऑल दिस सेक्शन। 142 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि डीएम या सीजीएम में रिलीज अ पर्सन हु हैव फेल टू गिव सिक्योरिटी। यानी कि माना जिस व्यक्ति 142 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कहा गया है कि वो सिक्योरिटी लेकर वो कोर्ट में आइए, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर कोर्ट को लगता है कि हम उसे रिलीज कर सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी, तो ऐसे व्यक्ति और रिलीज करने का कारण यह है कि वो समाज के लिए खतरा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो अरेस्टेड पर्सन जो जेल में है, डीएम या सीजीएम चाहे तो ऐसे व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेक्शन, सीजीएम, डीएम को ये पावर भी है, ये पावर भी है कि वो 3 चीजें कर सकते हैं सेक्शन 142 के तहत। वो चाहे तो सिक्योरिटी के अमाउंट को कम, कभी कभी होता है ये दोस्तों की जो 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 पर्सन है वो इस पोजीशन में नहीं रहता है कि वो जो सिक्योरिटी 2-3 व्यक्ति को लाने का जो आदेश कोर्ट देता है वो सिक्योरिटी नहीं ला पाता है, क्योंकि जनरली कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड पर्सन या एलिस्ट पर्सन का सिक्योरिटी बनना पसंद नहीं करता है। साथ ही साथ कभी कभी कोर्ट जो है अमाउंट सिक्योरिटी की जो मांगती है वो अमाउंट देने में, गरीब आदमी है या उसने क्राइम कर दिया लेकिन वो अमाउंट देने में भी असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर डीएम या सीजीएम को ये पावर है कि चाहे तो 3 चीजें वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी के अमाउंट को कम कर सकते हैं, या नंबर ऑफ सिक्योरिटी को भी कम कर सकते हैं, या सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी में जो टाइम फ्रेम है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर सेक्शन 125 और 129 में जो है वो सिक्योरिटी का टाइम फ्रेम है 3 साल, जबकि 126, 27 और 28 में ये टाइम फ्रेम 1 साल का है। तो इस टाइम फ्रेम को भी वो चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो 142 के जो यहाँ पर जो 42 का जो सब क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि जो 142 के सब क्लॉज 1 और 2 में जो ऑर्डर दिया जाएगा वो कंडीशनल ऑर्डर होगा, यानी कि कंडीशन के साथ ये ऑर्डर दिया जाएगा। या डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो जब रिलीज कर रहे हैं तो वो कंडीशन लगा सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इस कंडीशन को डिसाइड कर सकती है कि किस प्रकार के कंडीशन को के आधार पर जो है वो अरेस्टेड पर्सन को जो है वो डिस्चार्ज किया जाएगा। और अगर वो उस कंडीशन को वायलेट करते हैं तो उसको जो सिक्योरिटी बॉन्ड को जो है वो रद्द किया जाता है। तो अगर पूरा का पूरा जो अगर आप देखें तो 142 का जो ऑब्जेक्टिव है, व्यक्ति पहले सिक्योरिटी बॉन्ड देकर रिलीज होता है, उसके बाद वो कंडीशनल ऑर्डर पर रिलीज होता है और उसने कंडीशनल ऑर्डर को वायलेट करता है। तो जैसे ही वायलेट करता है कोर्ट जो है उसे समन या वारंट देकर पुनः बुलाती है और फिर उसे सिक्योरिटी देने के लिए कहती है। सिक्योरिटी नहीं देता है तो उसे पुनः वो जेल में रख देती है। यानी कि यहाँ पर जेल में रखना और जेल से बाहर आना जो है यहाँ पर ये इसकी हैबिट एक तरह का आपसे बोलिए कि ये हैबिट बन जाती है। सेक्शन 142 का सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो में प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर द कंडीशनल ऑर्डर, यानी कंडीशनल ऑर्डर किस सीजीएम या डीएम किस आधार पर आदेश देगा कंडीशन के साथ, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिसाइड कर सकती है। साथ ही साथ जो सेक्शन 142 सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, अगर उसने कंडीशनल ऑर्डर का वायलेशन किया है तो ऐसी स्थिति में जो है उसे जो है वो उसका सिक्योरिटी बॉन्ड जो है रद्द कर दिया जाता है और पुनः अरेस्ट किया जाता है। और पुनः अरेस्ट करके वो पुनः सेक्शन 7 में कहा गया है कि वो व्यक्ति को रिमांड ओरिजिनल जो यहाँ पर जो रिमांड की अवधि है उस अवधि में
तक के लिए उसे जेल में रखा जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो ओरिजिनल ऑर्डर में जो बात की गई है कि मान लीजिए कि 3 साल या 1 साल के लिए उसे कीपिंग फॉर पीस और गुड बिहेवियर के आधार पर छोड़ा गया है और कंडीशन के साथ छोड़ा गया है। अगर वो कुछ 6 वाले सपोज दैट कि 6 महीने तक वो उस कंडीशन को ऑब्जर्व करता है, यानी गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, पीस जो है मेंटेन करता है, तो और उसके बाद जो है वो उसको वायलेट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो उस टाइम के लिए पुनः वो जो है कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सेक्शन 142 सब क्लॉज 7 में ये कहा गया है कि उसे जो है जेल में भेजा जाएगा। उसे जो बचा हो टाइम है, जैसे कि अगर 6 महीने का उसने पीस ऑब्जर्व किया है, बाकी जो 2.5 साल जो बचा है उस 2.5 साल के लिए पुनः उसे COT मांगा जाएगा। अगर वो COT 2.5 साल के लिए नहीं देता है तो उसे पुनः जब तक जेल में रखा जाएगा जब तक कि 2.5 साल पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसने इस दौरान COT दे दी है तो उसे पुनः जो है वो जेल से वापस बाहर किया जाता है। साथ ही साथ सेक्शन 142 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में कैंसिल द बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। यहाँ पर कहा गया है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वो बेल बॉन्ड को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के लिए अगर कैंसिल करते हैं तो कोई उससे सफिशिएंट ग्राउंड भी देना होगा। जिस बॉन्ड पर हमने सेक्शन 111 में जो 130 में जो ऑर्डर पारित किया था, इस 125, 26, 27, 28 का उस बेल बॉन्ड को जो है सेक्शन यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे 142 सब क्लॉज 10 में कहा गया है कि COT में अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज आल्सो। सेक्शन 142 सब क्लॉज 10 में कहा गया है कि अगर COT ने किसी व्यक्ति के लिए सिक्योरिटी दी है और COT बाद में कोर्ट में अपीयर होता है और कहता है कि जिस व्यक्ति के लिए हमने सिक्योरिटी दी है मैं अब उस पर फेथ नहीं रखता, या मेरा उसके पास कोई संबंध नहीं रह गया, या मैं जो सिक्योरिटी दी है उस सिक्योरिटी से या मुझे मुक्त करिए, तो कोर्ट ऐसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति को सिक्योरिटी जो है वापस लेने का आदेश देगा और उस बॉन्ड को वो कैंसिल कर देगा। तो जैसे ही सिक्योरिटी बॉन्ड रद्द करता है उस व्यक्ति को समन और वारंट देकर कोर्ट बुलाएगी और उसको फ्रेश सिक्योरिटी जो है वो पुनः दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 142 के जो 10 जो है सब क्लॉज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस क्लास। अब लास्ट जो सेक्शन है 143 which talk about the COT for unexpired period of time। यहाँ पर जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टाइम का तात्पर्य ये है कि अगर आप देखें तो सेक्शन 142 का जो 10वां क्लास है उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है और वो सिक्योरिटी बॉन्ड को अपना वापस लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को सिक्योरिटी बॉन्ड वापस लेने का कोर्ट परमिशन देगी और जो है वो उसके बॉन्ड को कैंसिल कर देगी और कोर्ट में फिर जो है उस व्यक्ति से वो कहेगी कि वो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है, यानी जितने अवधि तक सपोज दैट कि मान लीजिए 3 साल तक के लिए एक व्यक्ति जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड पर जेल में है, सिक्योरिटी बॉन्ड जेल में दिया गया है, वो 6 महीने का पीरियड ऑब्जर्व कर लेता है या साल भर का पीरियड ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद अगर सिक्योरिटी कोर्ट में अपीयर होता है और कहता है कि मैं अब उसके लिए बॉन्ड नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर बचे हुए 2 साल तक के लिए जो है वो जो है कोर्ट उसे फ्रेश सिक्योरिटी की मांग कर सकती है।